नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स के अच्छे आर्टिकल्स को पढ़ना और उन्हें समझना तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ हम रोज़ लेकर आते हैं कुछ बढ़िया आर्टिकल्स और करते हैं उन्हें एनालाइज और उनका कॉज और इफेक्ट को भी हम डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल से। चाइना इकोनॉमी शोज स्टेबिलिटी साइंस एज क्रेडिट एंड CPI इम्प्रूव। ये टाइटल कह रहा है, बहुत ही सिंपल है अगर आप देखें इस तरीके से, कि जो चाइनीज़ इकोनॉमी है, ठीक है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो अब स्टेबिलिटी शो कर रही है। देखिए वहाँ स्टेबिलिटी आ गई है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट और CPI इम्प्रूव हो गए हैं पहले से। क्रेडिट और CPI के इम्प्रूव होने से इकोनॉमी बढ़िया हो गई। मतलब अब ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो अगर कभी कोई पूछे तो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इकोनॉमी जो है ये बेटर हो सकती है, अगर वहाँ क्रेडिट इंप्रूव हो रहा है तो क्रेडिट इंप्रूव होने का मतलब क्या होता है। तो आते हैं इस आर्टिकल में, हम समझते हैं ये सब सवाल। जो चाइना में क्रेडिट डिमांड है ये इंप्रूव हो गया है, डिफ्लेशनरी प्रेशर ईज हो गया है और युआन जो है ये बढ़ गया है। 3 इंपॉर्टेंट बातें सिर्फ एक ही लाइन में कह दी गई। तो यहाँ पर आप देखिए, क्रेडिट डिमांड मतलब लोन्स, ठीक है। क्रेडिट का मतलब ही उधार होता है। तो यहाँ पर लोन इंक्रीज हो रहा है। किसी भी इकोनॉमी में लोन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के पास पैसा कम है, ठीक है। ये पॉजिटिव न्यूज़ है। लोग कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं या तो कुछ खरीदना चाहते हैं तभी लोन ले रहे हैं। अगर खरीदेंगे तो कंपनीज को फ़ायदा होगा, इन्वेस्ट करेंगे तब भी किसी न किसी को पैसा, इकोनॉमी में पैसा आएगा, राइट, फ़ायदा होगा। ज़्यादातर कंपनीज ऐसा करती हैं, कंपनीज पैसा इन्वेस्ट करने के लिए लोन लेती हैं और इंडिविजुअल्स यूजुअली पैसा जो है खर्च करने के लिए लोन लेते हैं। तो दोनों में इकोनॉमी का तो फ़ायदा ही होगा। इसके बाद क्या हुआ? डिफ्लेशनरी प्रेशर कम हुआ। डिफ्लेशन का मतलब समझे? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर बढ़ना, तो डिफ्लेशन इसका उल्टा हो गया, महंगाई दर का गिरना। तो चाइना में इन्फ्लेशन, महंगाई दर बढ़ने की दिक्कत नहीं थी जैसे US में और यूरोप में और इंडिया में है। वहाँ महंगाई दर बहुत ही कम हो रही थी और ये महंगाई दर बढ़ने से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जब महंगाई दर गिर रही होती है यहाँ पर, तो इसे रोकना बड़ा मुश्किल है। इसका रीज़न भी बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग होता है। रीज़न क्या था? कि लोग पैसे खर्च ही नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ की कोई डिमांड ही नहीं है। जब डिमांड नहीं है तो प्राइस कहाँ से बढ़ाओगे उसकी? वहाँ पे सिचुएशन ऐसी आ गई थी। इसका रीज़न बताया जा रहा था कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई थी, ठीक है। जॉब्स वगैरह काफ़ी चले गए। कोविड के लॉकडाउन भी वहाँ पे कई साल तक आप देख रहे थे, बाद तक भी कितने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन थे वहाँ पर। इसकी वजह से आप देखेंगे ऐसी पॉलिसीज़ थी वहाँ की गवर्नमेंट की जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का भी, और कोविड वगैरह किसी भी इतनी दिक्कत हुई जिसकी वजह से डिफ्लेशनरी प्रेशर आ गया। कंजम्पशन हो ही नहीं रहा चीज़ों का, लोग पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, लोग ना लोन ले रहे हैं, लोग ना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप देखेंगे वहाँ पे रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टी मार्केट है वहाँ पे भी काफ़ी भारी नुकसान हुआ कंपनीज़ का। कंपनीज़ ने बड़े बड़े लोन डिफ़ॉल्ट्स किए हैं वहाँ पर। तो 3 चीज़ों पे बात हुई थी यहाँ पर। एक तो क्या हुआ कि लोन बढ़ गए, क्रेडिट डिमांड बढ़ गई, लोगों ने लोन ज़्यादा लेना शुरू किया, कंपनी से भी। डिफ्लेशनरी प्रेशर कम हो गया, मतलब महंगाई दर जो गिरे जा रही थी वो कम हो गई। क्यों? लोग लोन ज़्यादा ले रहे हैं, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी, है कि नहीं? क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई उतना ही है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे आ जाता है एट दी एंड ये। और युआन का जो प्राइस है ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब युआन जो है चाइनीज़ करेंसी है, इसका प्राइस बढ़ने का आप क्या रीज़न देख सकते हैं? देखिए सबसे पहले एक रीज़न आपको याद होगा, ठीक है, कि हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, इंटरेस्ट रेट वगैरह से लिंक्ड होता है करेंसी, राइट। कि इंटरेस्ट रेट अगर आप बढ़ाते हैं तो वहाँ पे जो करेंसी है वहाँ की करेंसी की भी वैल्यू बढ़ती है अगेंस्ट अदर बास्केट्स ऑफ करेंसी। यहाँ पे युआन रैली हो रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम आगे समझेंगे। तो adding to a recent trickle of signs that economy and financial markets may be stabilizing after a sharp downturn, ठीक है। तो जो recent trickle of signs थे, जो कुछ साइंस थे कि इकोनॉमी, ठीक है, वहाँ की इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ये स्टेबलाइज करेंगे, अब स्टेबल हो जाएंगे, जो कि प्रीवियसली बहुत ही स्पीड से नीचे गिर रहे थे। तो ये जो साइन है इसकी वजह से युआन स्ट्रांग क्यों हुआ? क्योंकि ऑफकोर्स अगर चाइना में स्टॉक मार्केट स्टेबलाइज होगा, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट, इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी, कैसे होगी? कोई बाय करेगा वहाँ पर नीचे की प्राइस पर, तभी तो प्राइस ऊपर आएगा। बाय कैसे करेगा? युआन करेंसी में करेगा, राइट। तो इन सब साइंस को देख के युआन में आप कह सकते हैं थोड़ी स्टेबिलिटी आई। जो स्ट्रॉन्ग क्रेडिट डेटा आया है, स्पेशली ये जो क्रेडिट डिमांड का जो डेटा आया है, ये दिखा रहा है कि जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे अभी रियल एस्टेट मार्केट को बूस्ट करने के लिए, ठीक है,
मे बी उससे जो हाउस होल्ड डिमांड है वो अब बढ़ रहा है, अब लोग वहाँ फिर से लोन ले रहे हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं उसकी वजह से। कॉर्पोरेट लोन भी बढ़े हैं, कंपनीज ने भी लोन लेना अब बढ़ा दिया है पहले से, या शुरू कर दिया जो बिल्कुल नहीं ले रहे थे अब। और युआन बढ़ा जब सेंट्रल बैंक ने कहा कि अब वो डिफेंड करेगी अपनी करेंसी को। सेंट्रल बैंक कैसे बचा सकती है? अच्छा, एक तरीका ये भी है, करेंसी की वैल्यू अगर गिर रही है तो क्या कर सकती है, वहाँ पे सेंट्रल बैंक उस करेंसी की डिमांड को कम करवा सकती है मार्केट से। कैसे? अब चाइनीज़ जो सेंट्रल बैंक है उनके पास तो डॉलर के बहुत बड़े रिजर्व्स है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर के करीब इनके पास रिजर्व्स थे डॉलर के। तो ये क्या करेंगी, मार्केट में डॉलर को बेचेंगी और युआन को बाय करेंगी। अचानक से जब आप देखिए 1 घंटे के अंदर अंदर डॉलर की सप्लाई इतनी ज़्यादा हो जाए और युआन की डिमांड इतनी बढ़ जाए, तो डिमांड बढ़ने से ऑफकोर्स युआन का जो प्राइस है वो बेटर हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, पहले से स्टेबल भी हो जाएगा। तो यही हुआ, वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी युआन के प्राइस को बचाया। तो यहाँ पर देखना है कि दोज add to encouraging signs from the weekend with consumer prices returning to gains after drop in July। दूसरी चीज, एक बार वापस से हेडिंग पर आइए। हेडिंग पे क्या लिखा है? चाइना इकोनॉमी शो स्टेबिलिटी साइंस। स्टेबिलिटी साइंस शो कर रहा है क्योंकि क्रेडिट और सीपीआई इंप्रूव हो रहा है। क्रेडिट डिमांड तो हमने पढ़ लिया, सीपीआई मतलब क्या? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दूसरा पॉइंट ही था जो डिफ्लेशनरी प्रेशर कम होना। डिफ्लेशन कम होने का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ना, ठीक है। महंगाई दर जो गिर रही थी उसके गिरने का दर कम हुआ, मतलब बढ़ने का दर बेटर हुआ पहले से। पहले तो बढ़ने का दर तो नेगेटिव होगा, अब थोड़ा पॉजिटिव आया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ है ये, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो यहाँ पर महंगाई दर जो नीचे गिर रही थी वो भी पहले से बेटर हो गई, तो इसीलिए कहा गया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है ये भी अच्छा आया है। बहुत ही कम मार्जिन से अच्छा है, बट ठीक है, पहले से बेटर है। तो पॉलिसी मेजर जो है इन्होंने इकोनॉमी को हेल्प किया है स्टेबलाइज करने में। अभी स्टेबिलिटी आई है, ठीक है, अभी रिकवरी नहीं आई है, यहाँ पर ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है लोगों को। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है, वहाँ के जो एसेट मैनेजमेंट के इकोनॉमिस्ट है, चीफ इकोनॉमिस्ट, उनका ये कहना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किस एक्सटेंट तक इकोनॉमी में जो मोमेंटम है उसको हम सस्टेन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि हमेशा एक ही चीज़ नहीं चलती रहेगी। आपने एक पॉलिसी बना दी, उसकी वजह से कोई इकोनॉमी पूरा रिकवर करके ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे नहीं आ जाएगी। तो दुनिया की जो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ट्राई कर रही है कि वो जो ट्रैक्शन है, जो मोमेंटम है, ठीक है, उसे रीगेन करे। क्योंकि जो प्रॉपर्टी क्राइसिस है और जो वीक कॉन्फिडेंस भी है उसकी रिकवरी में, ठीक है, इसकी वजह से रिस्क क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? 5% एनुअल ग्रोथ रेट का, और ये ग्रोथ रेट अचीव होने में दिक्कत आएगी अगर इस तरीके से चीज़ें चलती रही तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जो बेंचमार्क है वहाँ का CSI 300 इंडेक्स, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी है वैसे ही वहाँ पे CSI 300 इंडेक्स है, ये बढ़ा 0.7% मंडे को। 4 सेशन से लगातार नीचे जा रहा था, तो वो सेशन जो स्ट्रीक था वो ख़त्म हुआ इसका। युआन भी बढ़ा, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ बढ़ना ही था। सेंट्रल बैंक ने भी यहाँ इंटरवीन किया, वहाँ के सेंट्रल बैंक ने युआन बाय करना शुरू किया, तो ऑफकोर्स सेंट्रल बैंक बाय करेगी तो प्राइस में स्टेबिलिटी तो आएगी आएगी, ठीक है। तो डॉलर के अगेंस्ट काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, ठीक है। 2007 से अब कंपेयर करें तो सबसे वीकेस्ट प्राइस लेवल पे आ गया था डॉलर के अगेंस्ट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो सपोर्टिव एफर्ट्स थे, इंक्लूडिंग क्या क्या थे? पॉलिसी, लोन रेट कट्स। एक तो उन्होंने लोन के दाम घटा दिए, लोन के दाम मतलब इंटरेस्ट रेट बिल्कुल घटा दिए, तो क्रेडिट डिमांड उससे बढ़ा। मॉर्गेज रेट्स कम कर दी, उससे क्रेडिट डिमांड बढ़ेगा। डाउन पेमेंट की जो रिक्वायरमेंट है ना वो भी गिरवा दी। कहा कि जैसे 20 लाख का आप घर ले रहे हैं, 5 लाख के डाउन पेमेंट रिक्वायरमेंट, उन्होंने कहा नहीं, हम 2 लाख का डाउन पेमेंट रिक्वायरमेंट कर दीजिए। इस तरीके से काफ़ी स्टेप्स लिए गए, तब जाके ये रिकवरी आई है। तो ध्यान रखिए, ये जो रिकवरी आई है चाइना की, अभी पूरी दुनिया चाइना को देख रही है। किस चीज़ के लिए? चाइना में अगर अच्छी रिकवरी आ गई, आज ऑयल के दाम 100 के पार जा सकते हैं। नेचुरल गैस के दाम वापस से अगर आप इंडिया के प्राइस पे देखें तो 255 तक जा सकते हैं, जो हाई है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से कमोडिटी मार्केट में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है अगर चाइना में डिमांड आ गई। स्पेशली आप देखिए मेटल्स में और एनर्जी में, ठीक है, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा कंज्यूमर है और इस वक्त वहाँ कोई कंजम्पशन हो नहीं रहा अच्छे से, ठीक है। तो जितने भी ओपेक हैं और प्रोड्यूसर्स हैं ये वेट कर रहे हैं कि एक बार ये दोबारा से ट्रैक पर आ जाएं, दोबारा से अच्छा कंजम्पशन करने लग जाएं। तो हमने तो सप्लाई इतनी कम कर दी है कि डिमांड बढ़ने से ऑलरेडी प्राइस में अच्छा खासा बूस्ट आएगा। ये लॉन्ग टर्म भले ना हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा। तो इस वक्त चाइना पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।